दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। सो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। देखो डाउ जोन्स अभी नीचे है 600 पॉइंट्स के आसपास, यानी 1% का ड्रॉप है। नेस्डे को देखने चले तो इसमें भी 1% की मंदी है। फैंग की बात करें तो यहाँ पे 2% का ड्रॉप है, यानी टेक कंपनीज या जो ग्रोथ कंपनीज है उनके स्टॉक्स में सेलिंग अभी चल रही है। एक न्यूज़ आती है जिसका इम्पैक्ट है, बाकी आप क्रूड देखोगे ना तो ये ऊपर जाना शुरू कर चुका है। 3% का जंप आप इसमें नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट पे है तो रेसिस्टेंस पे भी पहुंचेगा। ट्रेडर कौन है वो आपको पता ही है। तो न्यूज़ दोस्तों आती है कि ट्रंप ने कहा है कि हमने कल ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया था और आज भी हम करेंगे। साफ साफ यहाँ पे बोला जा चुका है। जस्ट अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है, 5 मिनट पहले की, और इस लाइन को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ट्रंप ने क्या कहा है। तो उसके बेसिस पे यूएस मार्केट अभी रिएक्शन दे रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में, यानी ट्रंप के पास में रिज्यूम करने का राइट है ईरान के ऊपर अटैक। ईरान डील साइन कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम बड़े अटैक्स कर सकते हैं। पावर प्लांट के अटैक को लेकर धमकी दी है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मार्केट काफ़ी नीचे आ सकता है। निफ्टी अपने प्रीवियस बॉटम को तोड़ सकता है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे सिर्फ ये बॉल बचन है या फिर एक्चुअल अटैक हम देख पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करते हैं कि आज आपने अगर नोटिस किया होगा तो नैस्डैक 100 का जो ETF है वो ओपन हो गया था, सर्किट में था बट खुल गया था वापस में। सेलिंग हुई यहाँ पे ऊपर जाके 330 से 324, यानी अब इन्वेस्टर्स थोड़ा सा सेल साइड पे आना शुरू कर चुके हैं। और जब तक सेल साइड पे आना शुरू नहीं करेंगे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो बेचेंगे नहीं, तब तक नए इन्वेस्टर्स को लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कैप है जो कि पूरी तरह से हिट हो चुकी है। आरबीआई ने एक लिमिट लगा रखी है कि आप यूएस मार्केट में सिर्फ इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो कैप हिट हो चुकी है। जब पुराने प्लेयर्स बेचेंगे तब जाके वो कैप ओपन होगी और आप लोग या जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं वो ले सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे 20% का प्रीमियम है। अब ये 20% का प्रीमियम काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि जब तक सिचुएशन अच्छी है प्रीमियम रहेगा, लेकिन जैसे सिचुएशन घूमेगी ना तो प्रीमियम भी जाएगा और साथ में जो स्टॉक है वो भी गिरेगा। तो पर्सनली अगर मुझे यूएस मार्केट में आज पैसे डालने हैं या मेरे पास में यूएस मार्केट की होल्डिंग कम है या एलोकेशन नहीं है और मुझको देना है, मैं तब भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 20% का प्रीमियम है और मैं इन्वेस्टर हूँ, आगे के लिए होल्ड करना है। टैक्स भी इसमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा मुझको सरकार को। एक्चुअली अगर आप इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा तो मैं प्रीमियम नहीं दूंगा, ठीक है। सो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो पिछली बार जैसे मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिया था, पर्सनली मैंने भी कुछ एलोकेशन लिया था, क्योंकि पता था कि डाइवर्सिफिकेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन टेक कंपनीज़ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी तो यूएस टेक कंपनीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे 18% नीचे था। तो पर्सनली मैं वेट एंड वॉच करूंगा जब तक 15 से लेकर 20% का करेक्शन इसमें नहीं मिल जाता है। चांसेस बहुत कम है मिलने के, क्योंकि अभी रनअप चल रहा है, लेकिन स्टिल जो है वो है, क्योंकि पहले भी 28% गिर चुका है, यहाँ पे 18% गिर चुका है। अगर ये वापस से गिरता है, प्रीमियम जाता है इसका 20% के आसपास, तब जाके डेफिनेटली यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर्स है वो इसको पॉजिटिवली देख पाएंगे। अब देखिए यूएस इन्वेस्टिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इंडिया में वैसी कंपनीज नहीं है। उसके अलावा बैंक्स, फिनेंस, फार्मा, कंजप्शन, ये सभी कंपनीज इंडिया में ज़्यादा अच्छा करती है, अच्छी ग्रोथ देती है, अच्छी वैल्यूएशन पे रहती है और साथ में अच्छे रिटर्न्स आते हैं। बट जो टेक है ना उसके अंदर अपन काफ़ी पीछे हैं, तो उसके लिए यूएस कंपनीज होनी चाहिए। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है। अगर आज बड़ी गिरावट होती है नेस्टेक में, या फिर जो मेन जो नेस्टेक उसका पैटर्न ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन करता है, तब जाके यहाँ पे अपने को चीज़ें दिख सकती है डिस्काउंट के अंदर। सो लेट्स सी कि कल कैसी ओपनिंग होती है। सो अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने है। डेटा है म्यूचुअल फंड एसआईपी का या म्यूचुअल फंड इनफ्लो आउटफ्लो का। सो आपको बताइए एमफी हर महीने डेटा रिलीज करता है। इस बार हुआ क्या है, 40% ड्रॉप हुआ है इनफ्लो म्यूचुअल फंड के अंदर, 40%। इसका मतलब क्या है, लोग पैसे अब नहीं लगा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहे हैं, कैश को रखने की कोशिश करें, जो कि करना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है मार्केट के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है, आप अपने काम धंधे में ध्यान देते हैं, वीडियोस भी नहीं देखते हैं, आप मार्केट को देखते भी नहीं है, पोर्टफोलियो भी नहीं देखते हैं, रिसर्च भी नहीं करते हैं, तो एसआईपी बहुत अच्छी बात है। हर लेवल पे आपको लेना चाहिए, ऊपर और नीचे। लेकिन अगर आपको मार्केट का सेंस है, थोड़ा सा थोड़ी सी नॉलेज है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन चल रही है, उसकी बेसिस पे चीज़ों को आप देखोगे। तो डेफिनेटली अभी ये डिसीजन सही है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि अभी निफ्टी का रोल आपको पता ही अभी क्या है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, एसआईपी इनफ्लो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लमसम जो पैसा है ना जो लगाते हैं वो टूटा है, वो कम हुआ है।
लेकिन जो SIP है वो कंटिन्यू है 31,000 करोड़ पर मंथ। अगर आप इसमें डेटा देखोगे ना तो इसमें ये जो बूम आया है ये अभी भी इंटैक्ट है, यानी लोग बहुत तेजी से बाय कर रहे हैं SIP बेसिस में। और पिछली बार आप देखोगे तो यहाँ पे कोविड से पहले ट्रेंड कुछ ऐसा था, लेकिन अब ये ट्रेंड रॉकेट बन चुका है। इसमें एक और चीज़ है, स्टॉपेज रेशियो 100% पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, SIP जो स्टॉप करते हैं वो कितने हैं। अब 100% का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों ने SIP स्टॉप कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर नए लोग 100 लोग SIP शुरू करते हैं तो पुराने कितने लोग SIP बंद करते हैं। सो 100 का मतलब यह है कि अगर 100 लोगों ने SIP शुरू की है तो पुराने 100 लोगों ने SIP बंद भी कर दी। अगर 1 लाख लोगों ने शुरू की है तो पुराने 1 लाख लोगों ने बंद भी कर दी। ये रेशियो जनवरी में 78 था, नॉर्मली 50 के आसपास रहता है, लेकिन चलो ठीक है 78 था, 85, 101 भी पहुंचेगा, यानी 1 लाख लोगों ने शुरू की तो 1,10,000 लोगों ने बंद कर दी। सो भी जितने लोग शुरू कर रहे हैं उतने ही बंद कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। इसका मतलब क्या है, टिपिकली क्या होता है 50 से लेकर 70% ये रेशियो रहता है, बट अभी जो फंड में इन्वेस्टिंग की जा रही है SIP के बेसिस में वो एक्सपेंड नहीं कर रही, यानी ज़्यादा लोग नहीं है, वो कम ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है। ये है असली इन्वेस्टर जिन्होंने SIP नहीं रोकी है। आज की डेट के लिए असली इन्वेस्टर्स है। अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे जाता है तो फिर ये आंकड़ा और भी खराब दिखेगा अपने को, काफ़ी लोग अपनी SIP को बंद करवाएंगे। पैसे कहाँ से निकले, थीमेटिक फंड से 67%। थीमेटिक फंड बहुत रिस्की है रखना। फ्लेक्सी कैप से भी पैसे निकले हैं, लार्ज कैप, सब में आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में पैसे कम आए हैं, इनफ्लो बहुत ही कम हुआ है। अब इसी को लेकर दोस्तों एक फंड मैनेजर है जिनको आप शायद जानते होंगे, शंकर शर्मा। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, काफ़ी स्टेटमेंट इनके बहुत ही, हम बोल सकते हैं रैशनल तो होते ही हैं, लॉजिकल होते हैं, बट काफ़ी ब्लंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, एक वीडियो है रिसेंटली इनका इंटरव्यू NDTV प्रॉफिट पे यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं, सीखोगे काफ़ी कुछ, समझोगे। स्टॉप कर दो अपनी SIP। देखो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि सुनो सबकी करो अपनी, ठीक है। तो इसको जस्ट डेटा लेने के हिसाब से देखना है, बाकी मैं आपको इसकी समरी यहाँ पे दे देता हूँ। अपनी SIP रोक दो, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट मत करो। क्वेश्चन ये आया कि फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करें। देखो रिटेल इन्वेस्टर्स, ये जो भी मैं कह रहा हूँ सब इनके हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, बड़े प्लेयर्स के लिए स्टॉक मार्केट है। रिटेल इन्वेस्टर्स कभी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट लगाते हैं, वॉलेटिलिटी झेलते हैं, और जो भी रिटर्न्स बनाते हैं उसके ऊपर फिर वो टैक्स देते हैं। तो अल्टीमेटली जो रिटर्न निकलता है वो 10% का, 11% का निकलता है। और जितने रिटर्न यानी 8% के आसपास के रिटर्न आप एक अच्छे डेट फंड में, कॉर्पोरेट फंड में ले सकते हैं या गोल्ड में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना है, तो इनके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग छोड़ देनी चाहिए, SIP बंद कर देनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। क्या खरीदना चाहिए, गोल्ड, रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट महंगा होता है, बट हाँ इन्होंने यहाँ पे वीडियो में बोला है रियल इस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, FD हो गई, ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को। सेकंड, इन्होंने ये भी एक लॉजिक दिया है कि FIs को भी इजी एग्जिट मिल रहा है। FI बेचना बंद नहीं करेगी, जो मैं आपको आज के फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका था कि निफ्टी का P रेशियो अगर FIs को लेकर आना है 17, लेकिन DIs लगातार बाइंग करी है। FIs अगर 5,000 करोड़ बेच रही है तो DIs भी 5-6 हज़ार करोड़ की बाइंग करी है, तो निफ्टी का P 20 से हिल नहीं रहा है। हो सकता है 16 चाहती हो FIs इस सिचुएशन में, तो वो वैल्यूएशन कम नहीं हो रही, मार्केट गिर नहीं रहा है। FIs का इतिहास है कि मार्केट करेक्शंस या क्रैश होते हैं ना, उसके बाद FIs आती है, ऐसा शंकर शर्मा का कहना है। ये जो भी बोल रहा हूँ सब इनका है। तो जब तक मार्केट गिरेगा नहीं, जब तक FIs वापस नहीं आएगी। और FIs अगर पैसे निकालती रही, $800 बिलियन अभी और FIs के 800 बिलियन, सो ये पैसा अगर निकल गया बाहर तो फिर रुपीज़ बहुत वीक होगा। सो रुपीज़ अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर आपको मार्केट को क्रैश करना होगा, ये इनका कहना है। और मार्केट को क्रैश करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, SIP नहीं लेनी चाहिए। अल्टीमेटली जो मोदी जी ने गोल्ड के लिए कहा था कि आपको गोल्ड नहीं लेना चाहिए, सो सेम सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने SIP या फंड्स के लिए भी बताई है कि रिटेल इन्वेस्टर को नहीं खरीदना चाहिए, FIs को बेचने दो, मार्केट को क्रैश होने दो। क्रैश होना बहुत ही जरूरी है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं रुकते हैं ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। LTCG, STCG, FIs के ऊपर से हटाना चाहिए, और रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर ये जो 12-20% के टैक्स है इसको 30-30, 35-35% कर देना चाहिए।
ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से निकल जाए। सो ये इनका कहना है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कही है, ठीक है। बाकी मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। सो एसआईपी तो नहीं रुक रही है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो लमसम फंड है, जो इनफ्लोज है, वो काफ़ी अपने डाउन हो चुके हैं, 40% समथिंग। सो अब दोस्तों आईपीओ को लेकर बातचीत करते हैं। देखो मैंने आपको कल कहा था कार्ल्सबर्ग का आईपीओ आएगा, और अब जेप्टो का भी आईपीओ आने वाला है। जेप्टो को लेकर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्विक कॉमर्स कंपनी, आपको पता ही है, इसने इंस्टामार्ट को भी बीट कर दिया है, और ये आईपीओ लेकर आ रही है कंपनी। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, सब कुछ अच्छी अच्छी बात है आपको सुनाने को मिलेगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि रेवेन्यू डबल हो चुका है आईपीओ आने से पहले। ये तो करेगी, आईपीओ क्यों लाएगी, नहीं तो ये आपको बताइए, पिछले 3 साल का डेटा दिखा देता है अच्छा खासा, उसके बाद में फिर लेने के देने पड़ते हैं इन्वेस्टर्स के, ठीक है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि पहली चीज़ तो ये देखो कि इनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है, यानी टैक्स चोरी की है, घपलेबाजी की है, फंड मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, गलत तरीके से फंड ट्रांसफ़र भी हो सकता है। फेमा ये आ गया, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पैसे, यहाँ के इंडिया के पैसे बाहर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो मैं पढ़ चुका हूँ, कि इन्होंने नोटिस भेजा, बुलाया, डिटेल मांगी कि आपने ये जो पैसे वो बाहर कैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको कर ही नहीं सकते, मतलब लॉजिकल नहीं है, लीगल नहीं है। तो उन्होंने जो भी कुछ भी डेटा मांगा है वो सब इन्होंने सबमिट करा दिया है। ये जस्ट अभी कुछ दिन पहले की बात है, 17 अप्रैल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी तक डिटेल में जो इंक्वायरी है वो हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं जो रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है, कोई आउटकम ईडी की तरफ से निकला नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो एक बार ये चीज़ें सॉर्ट हो जाए। लेकिन अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जीएमपी देख के अप्लाई करना है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और ये भी ध्यान में रखना है कि मिल गया तो प्रॉफिट बुक भी करते हैं, नहीं तो फिर स्विगी जैसा हाल भी होता है। हर कोई जोमेटो नहीं बनता है, हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। स्विगी इंस्टामार्ट अच्छा नहीं कर रहा है, और स्विगी अभी नीचे लॉस मेकिंग है, और जेप्टो भी अभी इसी तरह से है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे सिचुएशन को। सो स्टॉक के लिए दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि स्टॉक्स में कुछ डिफरेंट देखिए, डिफरेंट बताइए। तो स्टॉक जो है, या जिन कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं और जो टेक्निकली साउंड है, स्ट्रांग है, वो काफ़ी कम स्टॉक है। तो मैं आपको वही बता सकता हूँ, रिजल्ट मैं तो देता नहीं हूँ, कंपनीज देती हैं, या मैं कोई कंपनी बना के लिस्ट करके वो स्टॉक आपको नहीं बता सकता हूँ। तो स्टॉक्स काफ़ी कम है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कुछ कुछ कंपनीज को डिस्कस करें, वो रीज़न है उसके पीछे का, सीखने के लिए। ऐसा नहीं है आपको खरीदना बेचना है। जैसे अगर मैं KRN हीट एक्सचेंजर की बात करूँ तो इसके ऊपर भी काफ़ी लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कि लिया नहीं होगा, या फिर ऑब्वियस अभी नीचे है। तो अगर इन्वेस्टर को पसंद नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रॉडर मार्केट अभी नहीं चलेगा और नहीं चल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट नहीं चलेगा, इसका मतलब है मैक्सिमम स्टॉक नहीं चलेंगे, कुछ हैंडफुल, कुछ लिमिटेड स्टॉक्स चलेंगे। अभी ये चल रहा है, हो सकता है कल ये ना चले। तो वो चीज़ आपको समझनी है। स्टॉक्स काफ़ी सारे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट वो सेंस बनेगा नहीं। लोग बनाते हैं डेली के 4-6 वीडियोस, लेकिन जितना डेटा होता है उस हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, फिल्टर आउट करके। क्यूपिड है, जैसे आज भी चला, KRN भी चला, मार्केट अच्छा नहीं करा है। तो जहाँ पे है नंबर्स अच्छा आने का सपोर्ट, अगले क्वार्टर में नंबर्स अच्छा आ चुके हैं, उनमें दम दिखेगा। बाकी एमटार जैसे स्टॉक अपने टॉप बना के नीचे जाने की कोशिश करे तो वो भी मैंने आपको सिखाया। बाकी स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं, आज भी कुछ और कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर बात किया है। सो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल सिचुएशंस को देखो, आपको चीज़ें समझ में आएगी, और जो मुझे आती है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।